जाहिर है मैं मुस्लिम वर्ग से आता हूँ, तो मैं और ये भी सबको मालूम है कि हिंदुस्तान की तारीख में इस वक्त मुसलमान सबसे ज्यादा दुखी हुआ है। आप 75 साल के इतिहास को उठा के देखें, और उन्होंने मुझे पार्लियामेंट में भेजा था। तो मैं जाहिर है जो इंसाफ की बात होगी वही तो मैं करूंगा। मैंने हमेशा नफरतों की राजनीति को क्रिटिसाइज करा है। मेरे साथ बहुत बड़ी तादाद में मेरे हिंदू भाई भी हैं जो प्यार मोहब्बत चाहते हैं। तो हम उन नफरतों की राजनीति के खिलाफ आगे आगे बढ़ेंगे। अगर टिकट होना ना होना कोई एसटी हसन की शख्सियत को थोड़ी खत्म कर दे। ये देखिए जिस तरह से मुस्लिम कार्ड का इस्तेमाल वो कर सकते हैं, एसटी हसन उन्होंने कर दिया है, ये पार्टी के अगेंस्ट ही जाएगा, कम से कम पार्टी के हक में जाता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि सवाल भी इस तरह से था, जवाब भी उसी तरह दिया गया कि मुस्लिम किस तरह इस समय 70 साल में सबसे ज़्यादा परेशान है और उनको टिकट दिया जाना चाहिए था। रुचि वीरा का टिकट मुरादाबाद से, वो जो सीट जो मुस्लिम सीट मानी जा रही थी और उसको ये मान के चल रहे थे कि वो सीट पर टिकट उन्हीं का होगा, वहाँ इस तरह का बयान काफ़ी मायने रखता है। वीरेंद्र जी के पास आऊँगा। वीरेंद्र जी, दरअसल ये मुलायम सिंह जब राजनीति कर रहे थे तो उस वक्त उनके अंदर जो मुस्लिम वोटों के लिए जिस तरह की उनके पास एक ताकतवर पोजीशन हो गई थी, यहाँ तक कि मुझे एक किस्सा याद है जो 90 के दशक में जब चुनाव मुजफ्फरनगर में हो रहा था, जनता दल अपने पराभव पर था, अपने वैभव से खत्म करके पराभव पर था, तो वहां जनता दल ने कैंडिडेट खड़ा किया मुस्लिम, और दूसरे उस कैंडिडेट का विरोध करने, और मुलायम सिंह तब तक पार्टी बना चुके थे, मुलायम सिंह के कैंडिडेट का विरोध करने शाही इमाम, ये जो अभी मौजूदा शाही इमाम है, इनके पिता इमाम बुखारी वहां पहुंचे थे उसका विरोध करने मुलायम सिंह का। तो उनके साथ न केवल बदसलूकी हुई बल्कि उनको वहां से भगा दिया गया था। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव उस तरह की ताकत इस समय अर्जित कर चुके कि वो इनको वो कर सके, मतलब आजम का सामना कर सके ऐसे समय में जब सामने योगी और मोदी की टीम फुल फ्लो में हो, यानी छक्के चौके या जो भी स्टेडियम के बाहर गेंद पहुंचाना हो वो पहुंचा रहे हो छक्के मारते हुए। ऐसे में जब आपको अपना घर ठीक करना था, पहले तो आपको एक गठबंधन बनाना था पीडीए का, वो तो कोई नाम अभी तक एक है ना आपका, कभी वो आदिवासी हो जाता है, कभी अल्पसंख्यक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ऐसे वक्त में जब आपको आरएलडी को साथ लेना होता है वो निकल लेते हैं आपके साथ कोई, कभी वो आधी आबादी हो जाता है। जी हाँ, कभी आधी आबादी हो जाता है। तो आपको लगता है कि ये इतना बड़ा ये कोई गैम्बल है या फिर एक ऐसे ही है कि ठीक है मजबूरी है सामने वाले की, क्योंकि मुस्लिम को कोई अभी ठोर नहीं है, जबकि उनके सामने बसपा जैसा एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, लेकिन उनको लग रहा है कि मुलायम सिंह की तरह ये लोग मजबूर होंगे, जो जैसा मुलायम सिंह पर इनकी निर्भरता थी ऐसी मुझ पर है, ये वजह है, या वो वाकई अब आजम खान से उकता गए हैं? देखिए, जो अभी आपने बाइक चलाया एसटी हसन साहब का, तो उनके बयान से एक बात तो बहुत साफ हो गई कि समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का जो सोशल कोalition था उसको तो आजम खान ने ध्वस्त कर दिया। क्योंकि जो एसटी हसन साहब कह रहे हैं कि साहब 70 साल से मुसलमानों के लिए ये सबसे कठिन समय है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के अंदर जो एक फ्रस्ट्रेशन या हताशा का भाव है वो उसको ही जगा रहे हैं। और जहाँ तक अखिलेश यादव की जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है, जो पॉलिटिकल कैपेसिटी है, क्षमता है, राजनीतिक कौशल है आजम खान जैसे नेता को संभालने का, तो ये तो हमने कभी देखा नहीं। 2012 से 17 के बीच में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आजम खान मुख्यमंत्री थे, तो कई बार ऐसे मौके आए जब आजम खान अखिलेश से नाराज़ हो गए और उन्होंने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया, कैबिनेट की मीटिंग में जाना छोड़ दिया। अखिलेश यादव पैदल चल के अपने घर से उनसे मिलने गए, उनको मनाया, तब जाके आजम खान माने। और आजम खान ने हर किस्म की मनमानी अपनी जो चाहते थे वो करते थे। आज जिन मुकदमों में वो अंदर हैं, जो बंद हैं, सरकारी ज़मीन पे कब्जा करना, पीडब्ल्यूडी के पैसे से जौहर यूनिवर्सिटी की सड़क बनवाना, पीडब्ल्यूडी के पैसे से अपना प्राइवेट स्कूल बनवाना और ग्राम समाज की ज़मीन पे कब्जा करना, गरीब लोगों के घर उजाड़ना, और उसमें ज़्यादातर मुसलमान ही थे, एक दरगाह को तोड़ देना, ये सारे काम जो उन्होंने मनमाने तरीके से किए थे। और वहाँ पे वाल्मीकियों की मालिन बस्ती को उसको भी तोड़ने का प्रयास किया गया।
जौहर यूनिवर्सिटी में कितनी ज़मीन कब्जाई गई जो बाद में कोर्ट के आदेश से वो सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने खाली कराई, ये सब आपको मालूम ही है। तो आज़म खान जो है हमेशा जो है जो उनका मुस्लिम विक्टिम कार्ड है वो हमेशा उनका तैयार रहता है। और वो हमेशा दो लोगों को कोट करते हैं कि मौलाना आज़ाद ने कहा था मुसलमानों रुक जाओ, और औरंगज़ेब की तारीख में बोलते हैं कि साहब वो तो बहुत ही ज़हीन इंसान थे और अपने खर्चे के लिए वो टोपी सिलते थे। ये बात आज़म खान कहानी सबको सुनाते थे, पूरे जीवन काल उन्होंने कहानियाँ सुनाई हैं। लेकिन आज़म खान के बारे में सबसे प्रामाणिक बात करने वाले हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब, जो आजकल केरल के गवर्नर हैं। 70 के दशक में आरिफ मोहम्मद खान साहब जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष थे और आज़म खान महामंत्री थे। तो आज़म खान की जो हरकतें थी, जो उनके तौर तरीके थे, जो उनका बिहेवियर था, जो उनके गैर जिम्मेदारा बयानबाजी होती थी, वो सारी बातें आज़म खान के बारे में बताते थे। और जब मैंने एक मैगज़ीन में जब मैं था तो मैंने वो कहानी विस्तार से लिखी भी थी। उससे आज़म खान बहुत नाराज़ हुए थे और मेरी रिपोर्ट से बड़ा उनका खंडन आया था। तो आज़म खान जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओवैसी के तरीके से एक मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने के आदी हैं, मनमानी करने के आदी हैं। और उन्होंने समाजवादी पार्टी में रहते हुए मुलायम सिंह यादव हों या अखिलेश यादव हों, उनको ये मजबूर किया है उसमें से कोई वो किस्सा अगर आप बता पाएं वीरेन जी, अगर आप उस किस्से को बता पाएं जो आपने लिखा था जिसको लेकर नाराजगी। उनके बहुत सारे किस्से हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ का फंक्शन था, कैनेडी हॉल में मीटिंग हो रही थी और आज़म खान वहीं पे खड़े होकर के अपनी शेरवानी बदलने लगे। तो आरिफ साहब ने उनको जो है हॉल के बाहर जाने का आदेश दिया, कहा ये आपका गुसल खाना नहीं है, ये जो है मीटिंग हॉल है, आप यहाँ पे इस तरीके से कपड़े नहीं बदल सकते। और एक कहानी और है, जब 1977 में एमरजेंसी से के बाद वो जेल से छूटे आज़म खान और वो AMU गए, तो उनका लगभग सारे छात्र उनके सम्मान में उमड़ पड़े और उनका बड़ा ज़ोरदार स्वागत हुआ। और उस समय वहाँ पे VC थे प्रोफेसर AM खुसरो, जो बहुत ख्याति प्राप्त इकोनॉमिस्ट थे। तो आज़म खान को जब वहाँ भाषण देने का मौका आया तो उन्होंने AM खुसरो को बहुत ज़्यादा अपमानित किया, उनको बहुत खरी खोटी सुनाई। तो प्रोफेसर AM खुसरो का जो अपमान आज़म खान ने किया उसको वहाँ के छात्रों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया और उनकी हूटिंग हो गई, उनको भाषण अपना बीच में बंद करना पड़ा। उसके बाद आज़म खान जब वहाँ से चले हैं तब उनको एक भी व्यक्ति जो है उनको छोड़ने नहीं आया था। और ये वही प्रोफेसर AM खुसरो हैं जिनको रामनाथ गोयनका दिल्ली ले गए थे और उन्होंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस अखबार शुरू किया था 1980 में, जो आज भी चल रहा है। उसके संस्थापक प्रोफेसर AM खुसरो ही थे। तो प्रोफेसर AM खुसरो का भी इन्होंने बहुत अपमान किया और आज़म खान के जीवन में पब्लिक लाइफ में जो भी इनके करीब आया है इन्होंने किसी को बख्शा नहीं, सबको अपमानित किया है। यहाँ तक कि इनके छात्र संघ के चुनाव में जिसने इनको प्रपोज किया था, मैं उनका नाम क्या लूँ, काफ़ी बुजुर्ग हैं वो, उनको भी इन्होंने अपमानित किया। और एक साहब तो मुझे बता रहे थे कि साहब बताइए कि हाँ, हमको इन्होंने बुलाया और हम इनके यहाँ गए और बाद में आज़म खान ये शिकायत कर रहे थे कि साहब ये आए थे और मेरी सारी बिरयानी खा गए। अगर आप किसी को अपने घर में मेहमान के तौर पे बुलाते हैं तो और उनको भोजन के लिए, तो बाद में ये शिकायत थोड़ी करते हैं कि साहब आप मेरे घर की सारी पूड़ी खा गए या सारी बिरयानी खा गए। तो आज़म खान साहब के ऐसे किस्से बहुत सारे हैं। यहाँ तक कि सचिवालय में जब वो मिनिस्टर थे तो कोई व्यक्ति उनका प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में काम करने को तैयार नहीं था और वो ऐसी भाषा बोलते थे अपने प्राइवेट सेक्रेटरी से, अपने PA से कि मैं जिसको यहाँ दोहरा नहीं सकता। तो उनके बहुत सारे किस्से हैं, जो उनकी बदज़बानी के जो किस्से हैं, इसकी बहुत लंबी श्रृंखला है। और इसके और बदज़बानी में ना उन्होंने शिवपाल यादव को छोड़ा है, ना अखिलेश यादव को बख्शा है, ना मुलायम सिंह यादव को बख्शा है। हालांकि जब मुलायम सिंह यादव की एक बार जब उनका जन्मदिन था तब उन्होंने रामपुर में उन्होंने मुलायम सिंह को इन्वाइट किया था और एक बग्घी मंगाई थी जिसमें उन्होंने रामपुर में यात्रा निकाली थी। तो जब उनसे पूछा गया कि ये बग्घी कहाँ से आई है तो आज़म खान ने कहा कि दाऊद इब्राहिम ने भेजी है, जो कि माफिया डॉन बॉम्बे का भाग के बैठा हुआ है पाकिस्तान में, शायद उसकी मौत हो चुकी, कंफर्म नहीं है। तो आज़म खान इस तरह की, उन्होंने एक बार मांग कर डाली कि साहब जो है ताजमहल को गिरा दिया जाए, इस तरह की मांग भी वो कर चुके हैं। और एक बार उन्होंने काशी नरेश के बारे में बहुत ही विवादास्पद बयान दिया था,
जब 2004 में वो मिनिस्टर थे। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के टीवी राजेश्वर के खिलाफ उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था। बाद में मुलायम सिंह यादव उनको लेके राजभवन गए और माफ़ी मांगी। आजम खान ने माफ़ी मांगी। आपको याद है टीवी राजेश्वर पहले डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो थे और यूपी आने के पहले वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। तो और जौहर यूनिवर्सिटी का बिल असेंबली में 3 बार पेश हुआ और पहली बार जब पेश हुआ था तब उसको जो है स्टेट गवर्नमेंट ने उसमें 100 करोड़ रुपए फाइनेंशियल हेल्प देने का भी कमिटमेंट किया था, जो पास नहीं हुआ। और बाद में जब कुरैशी साहब यहाँ के गवर्नर बन के आए थे, इंटरिम गवर्नर जो कि मध्य प्रदेश के थे, जिनका भी हाल में देहांत हो गया, तब उन्होंने उनके इस बिल को उन्होंने अपनी एसेंट दी और उसको माइनॉरिटी करेक्टर भी दिया। तो आजम खान का जीवन लगातार जो है इसी तरह के युद्ध में बीता है। आपको याद होगा जब 90 में कार सेवा चल रही थी अयोध्या में, उस समय भी आजम खान के अयोध्या मूवमेंट को लेकर के, भारत माता को लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बयान आए थे। तो तो उनकी राजनीति ही हमेशा कन्फ्रंटेशन की है और आइडेंटिटी कार्ड और अपने विक्टिम कार्ड को प्ले करने की है। और उन्होंने आखिरी मौके पर भी जो है अखिलेश यादव के साथ ये दांव चल दिया मुरादाबाद वाला, और शायद अखिलेश यादव उसको समझ नहीं पाए। और अगर अखिलेश यादव कामयाब हो ही गए, ये तो दिख ही रहा है। और मुझे लगता है मोहिबुल को रख के अखिलेश इस हिसाब को बराबर करने की कोशिश करेंगे। मैं एक सवाल के तौर पर आपके पास आ रहा हूं। अभय जी, आपका कनेक्शन कट गया था। क्या आप बता पाएंगे कि इस वेस्टर्न यूपी के हिसाब से या उसके हिसाब से हम अगर मुस्लिम वोट को देखें तो क्या नुकसान हो सकता है? क्या अब समाजवादी पार्टी चूंकि अभी भी बहुत ज्यादा जीत की संभावनाओं में नहीं थी अगर हम लोग देखें, लेकिन अगर आजम इसको अपने अपमान का मुद्दा बताकर और इस तरह से जो टिकटों का जो पार्टी का एक लाइन जो क्वार्टर के लिए होता है उसके अगेंस्ट जाके टिकट का वितरण होता है, तो आपको लगता है कि कोई जीत की उम्मीद बनती है इस सब पर? और मुस्लिम वोटों का कितना असर पड़ेगा इस पे? देखिए, असर तो पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल असर पड़ेगा। और असर कितना बड़ा पैमाने पर पड़ता है इलेक्शन के क्रम में, कैंपेनिंग पर, या पार्टी का क्या रोल प्ले होता है उस पर डिपेंड करता है। तो एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आखिरकार अभी आजम खान ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुलायम सिंह यादव का एरा समाप्त हो चुका है। अब उनको देख रहे हैं कि अखिलेश यादव को मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ। अखिलेश यादव में वो वाली बात नहीं है जो मुलायम सिंह यादव में बात थी। तो इस तरह का जब भी कोई बड़ा वृक्ष, मतलब मुलायम सिंह यादव वाला जो बड़ा जो था, उनका जो ये था और था, वो जब समाप्त हुआ, अखिलेश के पार्टी आई, तो इस तरह के अखिलेश यादव को मैनिपुलेशन का सामना करना पड़ेगा। और उनको यही नहीं, अभी तो शुरुआत है, देखिएगा आने वाले समय में और इस तरह का डिमांड आएगा और इस तरह का बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और इसका फायदा बीजेपी या ऑपोजिशन पार्टी कैसे लेता है, जिस तरह से करता है ऑपोजिशन पार्टी पर डिपेंड करता है। लेकिन समाजवादी पार्टी को अपना मुस्लिम वोट बैंक बचाए रखना बहुत ही मुश्किल होने जा रहा है, और हम देखेंगे। और एक बात, दो बातें पे जो बात कही, एक बार उन्होंने कहा था राहुल गांधी, जो शायद राजीव गांधी के पुत्र है, राहुल गांधी जो शायद राजीव गांधी के पुत्र, उन्होंने एकदम पब्लिकली बोला था, पूरे कैमरे पर बोला था। उसके बाद अभी जो एक चर्चा कर रहे थे भट्ट साहब, उन्होंने जो पैसा कहाँ से आया? तालिबानी पैसा है, कुछ दाऊद इब्राहिम के हाथ से आया है, कुछ अबू सलेम ने दिया है, और कुछ मारे गए ना वो ओसामा बिन लादेन ने दिया, उनके हाथ से भी आया है। तो इनके लिए रूल रेगुलेशन का कोई मायने बहुत नहीं रखता था। ये अपना समझता था कि मैं जाऊँ वहीं से दुनिया शुरू हो जाती है और वहीं पर मैं अपना मालिक, इनके लिए रूल रेगुलेशन का कोई वैल्यू नहीं था। तो जो आजम खान जो आपकी आवाज बहुत साफ नहीं है, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं है अभय जी, माफ कीजिएगा। ये एक सवाल मैं जरूर अभिषेक से लेना चाहूँगा। अभिषेक, अगर आप सहारनपुर से लेके शुरू करते हैं और ये जो विवाद है वो बढ़ता है, हालांकि मेरा ये मानना है अभी भी कि अखिलेश यादव शायद, चूंकि वोट मुस्लिम वोट उसी को पड़ता है जो बीजेपी को हराता दिखता है, तो उस पर फैसला होगा। लेकिन एक लड़ाई, अगर एक होके लड़ते, MY समीकरण जो स्ट्रांगली इकट्ठा होता हुआ दिखता तो शायद और ज्यादा उम्मीद होती। अभी आप ये जो पहले फेज की 8 सीटें हैं और यहां से लेकर अगर आप आजमगढ़ पहुंचते हैं,
जहां धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे। भले ही उन्होंने एक लड़ाई को खत्म करने के लिए गुड्डू जमाली को अभी हाल ही में लिया हो, लेकिन आपको लगता है कि आजम की नाराजगी या आजम का जो एक स्टाइल है, इसके अलावा AIIMM का जो आ रहे हैं अपने ओवैसी साहब, जिनके फायर ब्रांड बयान उनके एक युवा मुस्लिम्स को बहुत पसंद भी आते हैं और वो इसमें मुकाबला करते हुए या उससे आगे बढ़ते दिखते हैं आजम से, आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी यहाँ से कम पहले फेज में बिना लड़े ही मैदान से अपने आप को घायल करके बाहर निकलती हुई दिख रही है? सर, ये तो अपने आप ही पहले ही आप अगर इनके टिकट देख लें, जितने भी कैंडिडेट, भानु प्रताप सिंह का जो टिकट आप देख रहे हैं उसको सब डमी कैंडिडेट यहाँ पर समाजवादी पार्टी वाले ही बोल रहे हैं। बागपत का टिकट देख ले मनोज चौधरी का, लोग कह रहे हैं कि इनको जैसा कि समाजवादी पार्टी के सोर्सेज बता रहे हैं, बहुत तलाशा कि कोई मजबूत जाट मिल जाए, तो उमर गोत्र का मिल जाए जिसके 70-75 गाँव में हैं वहाँ पर, जिससे सतपाल सिंह आते थे अजीत सिंह के सामने, तो चुनाव लड़ने मजबूती से, इन्हें कैंडिडेट ही नहीं मिला। आजम खां का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ST हसन के साथ अगर रुचिविदा चुनाव लड़ती हैं, अगर ST हसन को कदम पीछे हटाने पड़ते हैं तो मुसलमानों में इसका गलत संदेश जाएगा। वैसे भी मुसलमानों में मैं जितनी भी अभी तक चौपालें करी हैं मैंने मुस्लिम मतदाताओं के साथ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सबका रुख समाजवादी पार्टी से हट के कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा था। ये कई मुस्लिम लोगों ने कहा कि हम अखिलेश को आजमा के देख चुके हैं। मेरठ के मेयर का चुनाव आप देख लीजिए, उसमें अतुल प्रधान की पत्नी को इन्होंने टिकट दिया, मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट ना देने पर AIMIM के कैंडिडेट को सेकंड नंबर पर आया AIMIM का कैंडिडेट। इतनी मुस्लिमों ने एक तरफा पतंग यहाँ पर मेरठ में उड़ा दी है। और मुझे लगता है कि ST हसन का अगर यही विवाद जारी रहा तो मुरादाबाद, संभल में तो खैर चलिए बर्क साहब के बेटे वहाँ लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन आसपास के जितनी सीटें हैं उस पर हो सकता है कि अदर पार्टी की तरफ मुस्लिम रुख कर लें और ये देख लें कि शायद दलित और बसपा की तरफ रुख कर सकते हैं कि दलित और मुस्लिम मिलकर ही हम बदलाव ला सकते हैं। अखिलेश पे उम्मीद ना हो, क्योंकि जो टिकट बहुजन समाज पार्टी के बटे हैं उसके हिसाब से जातीय समीकरण अगर ये तीनों बैठ जाते हैं, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट इस समय बहुत कम दिए हैं बहुजन समाज पार्टी ने, ऐसे में मुस्लिमों का रुख कभी भी चेंज हो सकता है और ये विवाद समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ा खासा महंगा पड़ सकता है। हाँ, ये बात मैं दावे से कहता हूँ, आजम की नाराज़गी, आजम के जेल जाने से मुसलमान वोटों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिमों में अगर हमारी बेल्ट में बात करें, मेरठ, आपका सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, आजम खां का इतना वो दबदबा नहीं है। रामपुर और मुरादाबाद में उनका दबदबा अगर मान भी लिया जाए तो रामपुर से बाहर ST हसन सपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर बागी हो गए, लेकिन रामपुर के आगे आजम खां समाजवादी पार्टी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते।